CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 57। अध्याय 5। हमारे आसपास के परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक। पृष्ठ के दाहिनी ओर एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आप इस अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ विद्यार्थियों के चित्र हैं जिसमें 2 बालक एवं 2 बालिकाएं हैं। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला बालक कहता है, आधे घंटे पूर्व मैंने यहाँ बर्फ का एक टुकड़ा रखा था, अब यह जल बन गया है। बालिका कहती है, मैंने कल इस गुलाब के पौधे पर जो कली देखी थी, आज वह फूल बन गई है। एक और बालिका है, वो कहती है, इस बोतल में रखा ठंडा जल अब ठंडा नहीं रहा। एक और बालक कहता है, कल मैंने इस केले पर कुछ भूरे रंग के धब्बे देखे थे, आज वे और अधिक हो गए हैं तथा केले में से तीव्र गंध भी आ रही है। सभी विद्यार्थी कुछ परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं। वे किस प्रकार के परिवर्तनों के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। इन चित्रों में एक जगह पिघलती हुई बर्फ, गुलाब का फूल, बोतल में रखा ठंडा जल और एक केले का भी चित्र है। पृष्ठ संख्या 58। क्रियाकलाप 5.1। आइए सोचें और विचार करें। आपने अपने आसपास अनेक परिवर्तनों का अवलोकन किया होगा। इनमें से कुछ परिवर्तन तालिका 5.1 में सूचीबद्ध किए गए हैं। आप यह देख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक स्थिति के इन परिवर्तनों पर कुछ क्षणों के लिए विचार कीजिए और तालिका 5.1 में अपने अवलोकन अभिलेखित कीजिए। यहाँ एक तालिका दी हुई है। तालिका 5.1 आसपास हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन। इस तालिका में 3 भाग हैं। पहला भाग क्रम संख्या, दूसरा भाग परिवर्तन, तीसरा भाग अवलोकन। परिवर्तन: पहला बर्फ का पिघलना, दूसरा सब्जियों का कटना, तीसरा जल का उबलना, चौथा मक्का से पॉपकॉर्न बनना, पांचवा कागज का टुकड़ों में कटना, छठा चुकंदर के रस का जल में मिलना, सातवां लकड़ी का जलना, आठवां गीले वस्त्रों का सूखना, नौवां गूथे हुए आटे से छोटी छोटी लोइयां बनना, 10वां आटे की लोइयों से रोटियां बेलना, 11वां कुछ अन्य उदाहरण। अब आप इन सब परिवर्तनों का अवलोकन दिए गए स्थान पर भरिए। आपने ध्यान दिया होगा कि ये परिवर्तन पदार्थ या वस्तु के आकार, आकृति, गंध, रंग या इनके अन्य गुणों में हो सकते हैं। क्या आप अपने आसपास होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में विचार कर सकते हैं? उन परिवर्तनों की एक सूची भी बनाइए। हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध व स्वाद जैसी संवेदनाओं की सहायता से अनुभव करते हैं। यहाँ नीचे एक चित्र बना है एक लड़की का, जो आपसे प्रश्न पूछ रही है, क्या हम इन परिवर्तनों को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। पृष्ठ संख्या 59। 5.1 किसी पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, परंतु मूल रूप समान रहता है। क्रियाकलाप 5.2। आइए बनाएं और चर्चा करें। क. कागज से कुछ वस्तुएं बनाना। बिंदु 1, कागज के कुछ पृष्ठ लीजिए तथा उन्हें मोड़कर विभिन्न वस्तुएं बनाइए। चित्र 5.1। बिंदु 2, क्या कागज की बनी वस्तुओं की तहों को खोलकर आप पुनः पहले जैसा कागज प्राप्त कर सकते हैं? पृष्ठ के दाईं ओर चित्र 5.1 है, जिसमें कागज से बनी हुई वस्तुओं का चित्र दिया हुआ है। ख. गुब्बारे से खेलना। बिंदु 1, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। अब अपनी पकड़ ढीली करते हुए गुब्बारे में से वायु बाहर निकलने दीजिए। बिंदु 2,
क्या आपको गुब्बारा पुनः मूल स्थिति में प्राप्त होता है? बिंदु 3, एक अन्य गुब्बारा लेकर उसे फुलाइए और उसके मुंह को मजबूती से पकड़े रहिए। अब इसमें एक सुई चुभाइए। सावधानी, पिन का प्रयोग करते समय सावधान रहिए। क्या होता है? क्या आप गुब्बारे को पुनः उसकी मूल स्थिति में प्राप्त कर सकेंगे? ग, चौक के टुकड़े का चूरा करना। बिंदु 1, चौक के एक छोटे टुकड़े को पीसकर चूरा कीजिए। बिंदु 2, क्या आप इस चूरे से पुनः चौक प्राप्त कर सकते हैं? क, ख और ग में सूचीबद्ध किए गए परिवर्तनों में क्या कोई समानता है? इन परिवर्तनों के दौरान सामग्रियां जैसे कागज, गुब्बारे की रबड़ एवं चौक अपने मूल रूप में रहते हैं, तथापि उनका स्वरूप जैसे कि उनका माप अथवा उनकी आकृति परिवर्तित हो सकती हैं। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा में दिए गए तथ्य का स्मरण कीजिए, जिसमें व्याख्या की गई है कि जल विभिन्न अवस्थाओं यथा ठोस, द्रव और गैस के रूप में विद्यमान हो सकता है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित भी हो सकता है। सभी स्थितियों में यद्यपि हम वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं, परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण जैसे आकार, आमाप और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के विषय में अन्वेषण करें। पृष्ठ संख्या 60। 5.2 जब पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा वह अपने मूल रूप में नहीं रहता। क्रियाकलाप 5.3 आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, कांच के 2 गिलास या 2 छोटी पारदर्शी बोतलें लीजिए। उन्हें क एवं ख से चिन्हित कीजिए। बिंदु 2, चिन्हित गिलास क का 1/4 भाग नल के जल से भरिए और चिन्हित गिलास ख का 1/4 भाग चूने के पानी से भरिए। बिंदु 3, अब भिन्न भिन्न नलियों की सहायता से एक एक करके प्रत्येक गिलास में वायु फूंकते हुए अवलोकन कीजिए। सावधानी, ध्यान रखिए कि ऐसा करते समय जल या चूने का पानी आपके मुंह में न जाए। पृष्ठ के मध्य भाग में 2 चित्र हैं। चित्र 5.2 क में नल के जल में वायु फूंकते हुए एक बालक का चित्र है, जिसमें नली और कांच के गिलास में नल के जल को चिन्हित किया गया है। चित्र 5.2 ख में चूने के पानी में वायु फूंकते हुए एक बालक का चित्र है, जिसमें नली और कांच के गिलास में चूने के पानी को चिन्हित किया गया है। क्या आप कोई परिवर्तन देखते हैं? गिलास क में वायु फूंकने पर बुलबुले बनते हैं और जल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। गिलास ख में वायु फूंकने पर चूने के पानी में बुलबुले बनते हैं और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यदि हम कुछ समय के लिए इसे स्थिर छोड़ दें तो श्वेत पदार्थ गिलास की तली में बैठने लगता है, जो किसी नए पदार्थ के बनने को दर्शाता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस परिस्थिति में गिलास में वायु फूंकने पर उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कर नया श्वेत अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया दिखाई देता है। इस अभिक्रिया में थोड़ा जल भी बनता है। इस प्रकार से नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी जमा कार्बन डाइऑक्साइड परिणाम देता है कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत
अघुलनशील पदार्थ जमा जल। पृष्ठ संख्या 61। चूने के पानी के दूधिया होने की अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए हम अपने रसोई घर में उपस्थित कुछ पदार्थों का उपयोग कर एक अन्य क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 5.4। आइए प्रयोग करें। बिंदु 1। एक परख नली में 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस लीजिए। बिंदु 2। उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाइए। तीसरा, आपने क्या अवलोकन किया? चौथा, आप बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ गैस के बुलबुले बनते देखेंगे। पांचवा, चित्र 5.3 क में दर्शाए अनुसार इस गैस को एक अन्य परख नली में लिए गए ताजा चूने के पानी में प्रवाहित कीजिए। छठा, आपने क्या अवलोकन किया? सातवां, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। सिरका और बेकिंग सोडा मिश्रित करने पर बनने वाली गैस के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्रियाकलाप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इस क्रियाकलाप को आप चित्र 5.3 ख में दर्शाए अनुसार परख नली के स्थान पर उपयोग की गई 2 छोटी बोतलों एवं एक नम्य नली की सहायता से भी कर सकते हैं। चित्र 5.3 सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया का एक चित्र दिया गया है। यहाँ 2 परख नली हैं, जिनमें एक में चूने का पानी और दूसरे में सिरका और बेकिंग सोडा है, जो मिश्रित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनाते हैं। यही अभिक्रिया हम 2 प्लास्टिक की बोतलें एवं एक नम्य नली के साथ कर सकते हैं। चूंकि इस क्रियाकलाप में नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रकार से भी समझ सकते हैं। सिरका जमा बेकिंग सोडा परिणाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जमा अन्य पदार्थ। इस क्रियाकलाप को बेकिंग सोडा तथा जल के साथ दोहराइए। क्या आप गैस के बुलबुले बनते हुए देखते हैं? क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? पृष्ठ संख्या 62। 5.3 रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती कुछ अन्य प्रक्रियाएं। 5.3.1 जंग लगना। आपने पूर्व अध्याय धातुओं और अधातुओं का संसार में पढ़ा था कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे पर भूरे रंग का निक्षेप बनता है, जिसे जंग कहा जाता है। इस प्रकार जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। चित्र 5.4 जंग लगी हुई लोहे की कीलों का चित्र दिया गया है। 5.3.2 दहन। पूर्व अध्याय धातुओं और अधातुओं का संसार में मैग्नीशियम रिबन के जलने वाले क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। चित्र 5.5। क्या आप पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अतः मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम अवलोकन करते हैं कि इस प्रक्रिया में नए पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम रिबन के जलने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन जमा ऑक्सीजन यानी वायु परिणाम देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत चूर्ण जमा ऊष्मा जमा प्रकाश। चित्र 5.5 जलती हुई मैग्नीशियम रिबन का चित्र दिया गया है। इसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर नए पदार्थ के निर्माण के साथ साथ प्रकाश एवं ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहलाती है।
जिन पदार्थों का दहन होता है वे दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, कपास, मिट्टी का तेल इत्यादि दहनशील पदार्थ हैं। आइए पता लगाएं कि क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। क्रियाकलाप 5.5। आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, 2 भिन्न भिन्न पेट्री डिशों पर सावधानी पूर्वक 2 समान मोमबत्तियां जलाइए। बिंदु 2, इनमें से किसी एक को चित्र 5.6 में दर्शाए अनुसार कांच के गिलास से ढकिए। बिंदु 3, दोनों स्थितियों में मोमबत्ती की लौ के साथ क्या होता है। पृष्ठ के नीचे की ओर बाईं तरफ चित्र 5.6 है, जिसके 2 भाग हैं। चित्र 5.6 क में एक पेट्री डिश है जिसमें एक मोमबत्ती है जो जल रही है। चित्र 5.6 ख में एक पेट्री डिश पर एक मोमबत्ती है, उसके ऊपर कांच का गिलास है और मोमबत्ती ढकी हुई है। मोमबत्ती बुझ गई है। पृष्ठ संख्या 63। हम अवलोकन करते हैं कि जिस मोमबत्ती को ढका नहीं गया, चित्र 5 क, वह जलती रहती है, जबकि जिस मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका गया, चित्र 5.6 ख, वह कुछ समय बाद जलना बंद कर देती है। ऐसा क्यों होता है? चूंकि गिलास से ढकी मोमबत्ती में वायु की निरंतर आपूर्ति नहीं होती है, अतः लौ जल्दी बुझ जाती है। वायु का घटक ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। मोमबत्ती पर पलटकर रखे गए कांच के गिलास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से इसकी पुष्टि की जा सकती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? आप पेट्री डिश में थोड़ी मात्रा में चूने का पानी डालकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। आप अवलोकन करेंगे कि यह दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोम से प्राप्त कार्बन और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा बनती है। अन्य शब्दों में कहें तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जहां पर लड़की कुछ बता रही है। विज्ञान एवं समाज। यदि किसी व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाए तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्यक्ति के चारों ओर एक कंबल या कोई वस्त्र लपेट दीजिए। इससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। सावधानी, संश्लेषित रेशों से बने कंबल अथवा ऐसे किसी वस्त्र का उपयोग आग बुझाने के लिए कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पिघल सकते हैं और त्वचा से चिपक सकते हैं। नीचे एक बच्चा आपको रोचक तथ्य बता रहा है। प्रकृति के आश्चर्य। आपने संध्या काल में प्रकाश उत्सर्जित करते हुए कुछ कीटों को बगीचे या खेत में देखा होगा। इन कीटों को जुगनू कहा जाता है और इनका प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। जीवों में इस प्रकार की ऊष्मा रहित प्रकाश उत्पत्ति को जीव संदीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। पृष्ठ के दाईं ओर निचले भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें रात के समय कुछ जुगनू जगमगा रहे हैं। क्या वायु की उपस्थिति दहन के लिए अनिवार्य है? हमने सीखा कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन आवश्यक है। हम यह भी जानते हैं कि कागज एक दहनशील पदार्थ है, परंतु इसे वायु में कितनी भी देर रखा जाए पर फिर भी इसका दहन नहीं होता है। दहन प्रारंभ करने के लिए और क्या आवश्यक है? आइए इसके विषय में जानें। पृष्ठ संख्या 64। क्रियाकलाप 5.6। आइए जांच करें। सावधानी, यह क्रियाकलाप शिक्षक अथवा किसी वयस्क के निर्देशन में कीजिए। बिंदु 1, चिमटे से कागज के एक टुकड़े को पकड़िए और इसके पास जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यह तेजी से आग पकड़ लेता है। क्या हम यह कह सकते हैं कि दहन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है? बिंदु 2, कागज का दूसरा टुकड़ा लीजिए। सूर्य की किरणों को
आवर्धक लेंस की सहायता से कागज पर केंद्रित कर एक छोटा और चमकीला बिंदु बनाइए, जैसा कि चित्र 5.7 क में दर्शाया गया है। इसे कुछ समय के लिए वहीं रखा रहने दीजिए। आपने क्या अवलोकन किया? हम अवलोकन करते हैं कि कागज से धुआं निकलना आरंभ हो जाता है और यह जलने लगता है। चित्र 5.7 ख। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी पदार्थ का आग के बिना भी दहन हो सकता है। हम इस परिवर्तन की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? पृष्ठ के बाईं ओर 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 5.7 क आवर्धक लेंस का उपयोग करके सूर्य की किरणों को केंद्रित करने का चित्र है। चित्र 5.7 ख कागज में आग के लगने का चित्र है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दहन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य है। चित्र 5.8। पहला बिंदु एक दहनशील पदार्थ जिसे ईंधन भी कहा जाता है। 2. ऑक्सीजन। तीसरा ऊष्मा जो ईंधन को उसके प्रज्वलन तापमान तक पहुंचाती है। पृष्ठ के नीचे बाईं ओर चित्र 5.8 है जो कि अग्नि त्रिकोण का है। इसमें त्रिकोण बना है जिसके एक भाग पर ऑक्सीजन, दूसरे पर ऊष्मा और तीसरे पर ईंधन लिखा है। 5.4 क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक ही प्रक्रिया में हो सकते हैं? मोमबत्ती जलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं? आइए जानें। पृष्ठ 65 क्रियाकलाप 5.7 सोचिए, चर्चा कीजिए और साझा कीजिए। चित्र 5.9 का अवलोकन कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि विद्यार्थी जलती हुई मोमबत्ती के विषय में क्या चर्चा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? इस चित्र में 5 बच्चे जलती हुई मोमबत्ती को देखते हुए चर्चा कर रहे हैं। आइए चर्चा को समझते हैं। पहला बच्चा कह रहा है, मोम पिघलता है और वाष्पीकृत होता है। दूसरा कहता है, मुझे लगता है कि मोम के जलने से नए पदार्थ बनते हैं। तीसरा बच्चा कहता है, संभावना है कि मोमबत्ती की बत्ती या धागा तरल मोम को ऊपर खींच लेती है। चौथा बच्चा कहता है, हाँ हो सकता है। पांचवा बच्चा कहता है, मोम पिघलता है, बहता है और फिर भिन्न भिन्न आकार में जम जाता है। मोमबत्ती का मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है और लौ की ऊष्मा के कारण यह वाष्पित हो जाता है। मोम की वाष्प जलकर मोमबत्ती की लौ उत्पन्न करती है। मोम का पिघलना, जमना और वाष्पीकृत होना ये सभी भौतिक परिवर्तन हैं। वहीं वाष्प का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इससे पता चलता है कि मोमबत्ती के जलने पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक साथ होते हैं। नीचे चित्र में एक बच्ची दिखाई है जो कि हमें वैज्ञानिक परिचय दे रही है। वैज्ञानिक से परिचय। पृष्ठ के निचले भाग में एक लड़की का चित्र है जिसमें वह हमें वैज्ञानिक से परिचय करा रही है। यहाँ चित्र दिया गया है माइकल फैराडे का। मोमबत्ती लंबे समय से अनेक वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। इनमें माइकल फैराडे भी सम्मिलित हैं। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य फैराडे ने मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास पर अपने व्याख्यानों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। फैराडे का मानना था कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मोमबत्ती एक उपयुक्त वस्तु है। इसके द्वारा ही उन्होंने पिघलने, वाष्पीकरण और दहन जैसी विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के मध्य होने वाले अंतर पर चर्चा की। पृष्ठ संख्या
66। 5.5 क्या परिवर्तन स्थायी है? जब किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उसे पुनः उसके मूल स्वरूप में ला सकते हैं? क्रियाकलाप 5.8 आइए सोचें। अब तक हमने जिन परिवर्तनों पर चर्चा की है या जिनके विषय में वार्तालाप किया है उन पर पुनः विचार कीजिए। इनमें से हम किस वस्तु या पदार्थ को पुनः उसी स्वरूप में वापस ला सकते हैं जिस रूप से हमने क्रियाकलाप आरंभ किया था? अपने अवलोकनों को तालिका 5.2 में भी अभिलेखित कीजिए। तालिका 5.2 क्या परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? तालिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रम संख्या, दूसरा परिवर्तन और तीसरा क्या पदार्थ को मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकता है, हाँ या नहीं? पहला परिवर्तन बर्फ के टुकड़ों का पिघलना, हाँ। दूसरा परिवर्तन सब्जियां काटना, नहीं। तीसरा जल का उबलना, हाँ। चौथा परिवर्तन मक्का से पॉपकॉर्न बनाना, नहीं। बाकी खाली स्थान पर आप अपना अवलोकन भरिए। जिस वस्तु या पदार्थ से हमने क्रियाकलाप आरंभ किया था उसका पुनः उसके मूल स्वरूप में आना यह दर्शाता है कि हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब बर्फ पिघल जाती है तो इसे पुनः बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार जब जल वाष्पित हो जाता है तो इस वाष्प को संघनित कर इसे पुनः जल में परिवर्तित किया जा सकता है। तथापि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि परिवर्तन के बाद हम पुनः मूल वस्तु या पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कटी हुई सब्जियां अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट सकती हैं। इसी प्रकार पॉपकॉर्न बनाने के पश्चात इसे पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार हम आसपास के परिवर्तनों का समूहीकरण इस आधार पर कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित हो सकते हैं तथा ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 67। 5.6 क्या सभी परिवर्तन वांछनीय होते हैं? हमारे दैनिक जीवन में अनेक उपयोगी परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, दूध का दही बनना, फलों का पकना, फलों को काटना और भोजन पकाना, ये सभी वांछनीय परिवर्तन हैं। क्या आप अपने चारों ओर होने वाले कुछ अन्य वांछनीय परिवर्तनों के विषय में सोच सकते हैं? इसके विपरीत कुछ परिवर्तन अवांछनीय भी होते हैं। उदाहरणतः लोहे में जंग लगना या भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों का क्षय होना एक अवांछनीय परिवर्तन कुछ अन्य परिस्थितियों में भी वांछनीय हो सकता है। उदाहरणतः लोहे में जंग लगना या भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ का क्षय होना एक अवांछनीय परिवर्तन कुछ अन्य परिस्थितियों में वांछनीय भी हो सकता है। उदाहरणतः भोजन का अपघटन जो खाद्य अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने में बहुत लाभदायक होता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण वर्षों से हो रहे कुछ परिवर्तनों का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, कारों, रेलों, हवाई जहाजों आदि में ईंधन की बढ़ती खपत वातावरण में दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रही है। दीवारों, दरवाजों, उपस्कर यानी फर्नीचर आदि पर रंग रोगन सूखने के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया से अनेक पदार्थ निकलते हैं जिससे वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। 5.7 धीमी गति से होने वाले कुछ प्राकृतिक परिवर्तन। 5.7.1 चट्टानों का अपक्षय। क्या आपने चित्र 5.10 क में दर्शाए अनुसार पहाड़ों के धरातल पर रेत, मृदा और पत्थरों के ढेर देखे हैं? इन्हें तलछट कहा जाता है। ये कैसे बने हैं? ये उन भौतिक परिवर्तनों द्वारा बनते हैं जो बड़ी चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जलवायुगत परिस्थितियों के कारण तापमान में परिवर्तन, पेड़ों की बढ़ती जड़ें,
और चट्टानों की दरारों के भीतर जल के जमने से भी वे चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट सकती हैं। जल और जल में उपस्थित रसायन भी चट्टानों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और उनकी संरचना में रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन का ऐसा एक उदाहरण चित्र 5.10 ख में दर्शाया गया है। यहाँ बेसाल्ट में लोहा पाया जाता है। यह मूल रूप से काले रंग की चट्टान होती है। इस पर रासायनिक परिवर्तनों के कारण लाल रंग की परत जम जाती है। यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जो चट्टानों के लंबे समय तक जल अथवा जल वाष्प युक्त वायु के संपर्क में आने से बनता है। चट्टानों में होने वाले इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से अपक्षय कहा जाता है, जिससे अंततः मृदा का निर्माण होता है। पृष्ठ संख्या 68। पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 5.10 क चट्टान के धरातल पर तलछट का चित्र है। चित्र 5.10 ख तलछट की लाल परत का चित्र है। 5.7.2 अपर्दन। क्या आपने नदी के तल पर अथवा झीलों में महीन रेत को एकत्रित होते हुए देखा है? यह रेत तब बनती है जब चट्टान, मृदा, कंकड़ और तलछट टूटकर वायु और बहते जल जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। भूस्खलन के दौरान होने वाला अपर्दन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नदी में स्थित चट्टानें और कंकड़ प्रायः बहते जल से लगातार होने वाले कटाव के कारण चिकने दिखाई देते हैं। जब जल अथवा वायु की गति कम हो जाती है तो अपर्दन के द्वारा ले जाए गए पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि झीलों एवं महासागरों में होता है। ये तलछट समय के साथ कठोर हो जाते हैं और इनमें नई चट्टानें बन जाती हैं। इनमें से अधिकतर परिवर्तन हजारों वर्षों में होते हैं और ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। पृष्ठ में बाईं ओर नीचे की तरफ एक लड़की का चित्र है, जो कि पाठ का सार बता रही है। संक्षेप में, बिंदु 1, जब किसी पदार्थ या वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। बिंदु 2, जिन परिवर्तनों में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु 3, दहन, खाना पकाना और जंग लगना रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। बिंदु 4, पदार्थ जिनका दहन किया जा सकता है वे दहनशील पदार्थ होते हैं। दहन के समय ऊष्मा अथवा प्रकाश उत्सर्जित होता है। बिंदु 5, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ सकता है उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहते हैं। बिंदु 6, कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और कुछ नहीं होते। पृष्ठ संख्या 69। बिंदु 7, कुछ परिवर्तन वांछनीय होते हैं और कुछ नहीं होते। बिंदु 8, विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है, जिससे मृदा बनती है। बिंदु 9, बहते जल और वायु के कारण होने वाला अपर्दन एक भौतिक परिवर्तन है। पृष्ठ के दाईं ओर नीचे की तरफ एक लड़के का चित्र है। उसके मन में कई प्रश्न हैं। जांच: क्या होगा यदि, क्यों, कहाँ, कब, क्या होता, कब तक, क्या ये हो सकता है, किसका, कौन सा, क्या होगा और क्या होना चाहिए, क्यों नहीं, कब तक। इस तरह जिज्ञासा वाले प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, लिखित में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं? पहला, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। आइए और अधिक सीखें। पहला, यहाँ दिए गए कौन से कथन
भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। पहला, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। दूसरा, विभिन्न गुणों वाला पदार्थ बनता है। बिंदु 3, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बिंदु 4, पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। इनके 4 भाग हैं: क 1 और 2, ख 2 और 3, ग 1 और 3, घ 3 और 4। प्रश्न नंबर 2, पूर्व अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। यदि किसी परिवर्तन के विषय में आप आश्वस्त नहीं हैं तो उसका कारण लिखिए कि क्यों नहीं है। पहला, वस्त्र सिलकर कमीज बनाना। दूसरा, सीधी डोरी को ऐंठना। तीसरा, इडली के घोल से इडली बनाना। चौथा, जल में शक्कर घोलना। पांचवा, कुएं से जल निकालना। छठा, फलों का पकना। सातवां, खुले पात्र में जल उबालना। आठवां, चटाई समेटना। नौवां, गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाना। 10वां, चट्टानों से मृदा का बनना। प्रश्न नंबर 3, बताइए कि दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कोई कथन असत्य है तो सही कथन लिखिए। पहला, मोमबत्ती जलाने के लिए मोम का पिघलना आवश्यक है। दूसरा, संघनन द्वारा जल वाष्प को एकत्रित करने में रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा, पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। चौथा, बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिश्रित करना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए कथनों के रिक्त स्थान भरिए। पहला, नलिनी ने देखा कि उसकी साइकिल के हत्थे पर भूरे रंग का निक्षेप हो गया है। भूरे रंग का यह निक्षेप रिक्त स्थान के कारण होता है और यह एक रिक्त स्थान परिवर्तन है। दूसरा, रुमाल की तह लगाना एक रिक्त स्थान परिवर्तन है और यह रिक्त स्थान हो सकता है। तीसरा, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं और यह रिक्त स्थान परिवर्तन होता है। चौथा, मैग्नीशियम जब वायु में जलाया जाता है तो यह एक पदार्थ बनाता है जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। बनने वाला पदार्थ रिक्त स्थान प्रकृति का होता है। मैग्नीशियम का जलना एक रिक्त स्थान परिवर्तन है। 5वां प्रश्न, जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन। व्याख्या कीजिए। 6ठा प्रश्न, क्या दूध का फटना एक भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन। अपने कथन की पुष्टि कीजिए। 7वां, वायु, वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक कारक चट्टानों से मृदा का निर्माण करते हैं। क्या यह परिवर्तन भौतिक है अथवा रासायनिक और क्यों। 8वां, पर्यावरण हितैषी पृथु शीर्षक वाली निम्नलिखित कहानी पढ़िए और कोष्ठक में दिए गए सबसे उपयुक्त विकल्प पर चिन्ह लगाइए। कहानी के लिए अपनी रुचि का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। पृथु रसोई में भोजन तैयार कर रहा है। वह सब्जियां काटता है, आलू छीलता है और फल काटता है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन। वह बीजों को, फलों और सब्जियों के छिलकों को मिट्टी के एक पात्र में एकत्रित करता है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन। जीवाणु और कवक की क्रिया के कारण फलों व सब्जियों के छिलके और अन्य सामग्रियां सड़ने लगती हैं जिससे खाद बनती है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन। पृथु बीज बोने के समय गमलों में खाद डालने एवं उनमें नियमित रूप से जल देने का निश्चय करता है। कुछ दिनों पश्चात वह देखता है कि बीज अंकुरित होने लगे हैं और छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं जिनमें अंततः रंग बिरंगे पुष्प खिल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन। परिवार के सभी सदस्य पृथ्वी के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। प्रश्न नंबर 9, अगले पृष्ठ पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। चिन्हित क्षेत्र क में भौतिक परिवर्तन और चिन्हित क्षेत्र ख में रासायनिक परिवर्तनों को लिखिए। चिन्हित क्षेत्र ग
में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को लिखिए। मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया, कागज का फटना, जंग का लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, वस्त्रों की तह लगाना, मैग्नीशियम का जलना और बेकिंग सोडा को सिरके में मिश्रित करना। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक लड़की जिज्ञासा, अन्वेषण, जांच, खोज, नवाचार की सीढ़ी चढ़ रही है। पृष्ठ संख्या 71। चित्र 5.11 में 4 चित्र बने हैं। चारों चित्रों में 2-2 परख नलियां हैं जो कि एक एक नम्य नली से जुड़ी हुई हैं। चित्र क में एक परख नली में सिरका और बेकिंग सोडा है और दूसरे में चूने का पानी। चित्र ख में एक परख नली में नींबू का रस और सिरका है और दूसरे में चूने का पानी। चित्र ग में एक परख नली में सिरका और साधारण नमक है और तीसरे में चूने का पानी। और चित्र घ में 2 परख नली है जिसमें एक में नींबू का रस और बेकिंग सोडा है और दूसरे में चूने का पानी। अन्वेषणात्मक परियोजनाएं। बिंदु 1, नींबू के रस का स्याही की तरह उपयोग करके कागज के टुकड़े पर एक संदेश लिखिए और उसे सूखने दीजिए। संदेश अदृश्य हो जाएगा। अब कागज पर गरम इस्त्री करें अथवा कागज को मोमबत्ती की लौ पर इस प्रकार से रखें कि यह आग न पकड़ ले। कागज के गर्म होने पर अदृश्य अक्षर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। क्या इनमें से किसी भी परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सावधानी, इस क्रियाकलाप को किसी वयस्क के निर्देशन में कीजिए। बिंदु 2, इन दिनों हम पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टानों के टूटने के बहुत से समाचार सुनते हैं जिससे जान माल की हानि होती है। भूस्खलन और चट्टानों के अपघटन को कम करने के लिए सावधानी के रूप में क्या प्रक्रम किए जा सकते हैं? चर्चा कीजिए। बिंदु 3, रसोई घर में हो रहे क्रियाकलापों का अवलोकन कीजिए और उन परिवर्तनों को अभिलेखित कीजिए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या ये परिवर्तन भौतिक है अथवा रासायनिक? बिंदु 4, डबल रोटी को मुलायम और फूला हुआ बनाने के लिए पकाते समय उसमें खमीर मिश्रित किया जाता है। खमीर किस प्रकार कार्य करता है? पता लगाने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 72। बिंदु 1, एक छोटी बोतल, थोड़ी शक्कर, ताजा खमीर, जल और एक गुब्बारा लीजिए। बोतल में 2 चम्मच शक्कर और थोड़ा जल मिश्रित कर शक्कर का विलयन बनाइए। अब इसमें 1 चम्मच खमीर डालिए और बोतल के मुंह पर गुब्बारा लगाइए। इसे लगभग 1 घंटे तक अबाधित रहने दीजिए। बिंदु 2, आप क्या अवलोकन करते हैं? बिंदु 3, गुब्बारे को सावधानी से हटाइए। अब गुब्बारे का मुंह कसकर बंद रखिए और उसे ताजा चूने के पानी वाली दूसरी छोटी बोतल के मुंह पर लगा दीजिए। बोतल को हिलाइए ताकि गुब्बारे की सामग्री चूने के पानी में मिल जाए। बिंदु 4, आप क्या अवलोकन करते हैं? बिंदु 5, आप इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बिंदु 6, इस प्रयोग में होने वाले सभी परिवर्तनों को पहचानिए और बताइए कि कौन से परिवर्तन भौतिक हैं और कौन से रासायनिक। अंतर विषय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, भूगोल, समाज, इतिहास, कला आदि हैं। अंत में गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप अपना रंग बदलते हैं और जब वे क्रोधित होते हैं या संकट का अनुभव करते हैं तो भी अपना रंग बदलते हैं। क्या यह ऐसा परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है? इंटरनेट से अथवा अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इसके संबंध में सूचना एकत्रित कीजिए। पृष्ठ के अंत में चित्र है 5.12 जिसमें एक गिरगिट का चित्र दिया गया है। अध्याय 5 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर उषा छाबड़ा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग और संपादन सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति
CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।